गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की बनावट या विचलन देखा था। अब हम लोग आगे टॉपिक देख रहे हैं 12.9 रासायनिक अभिक्रियाएं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं। ये 12.9.1 अभिक्रियाएं इसमें अलग अलग देखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अर्थात ये है COOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि OH बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करने की प्रक्रिया। तो अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का वो सब ले लीजिए कि वो जो गोखरू है कि गोक्षुर विदलन होता हो, ऐसी प्रक्रिया देख रहे हैं। लेकिन प्रक्रियाओं को देखने से पहले हम लोग उसके प्रभाव की थोड़ी सी बात करते हैं। तो उसको अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला प्रभाव है अम्लता। अम्लता कैसे चेक कर सकते हैं? तो एसिड की धातु वह क्षारों के साथ महीना तो भी चलेगा, एक महीना पूरा चलेगा, 8 अभिक्रिया करके देख सकते हैं। अल्कोहल की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड विद्युत धनी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं तथा फिनोलों की तरह क्षारों के साथ लवण बनाते हैं। अब जो धातु के साथ हाइड्रोजन मुक्त करे या फिनोल जैसे क्षारों के साथ लवण बनाए, तो फिर समझ जाओ कि वो एसिड है। अर्थात कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिडिक गुणधर्म रखता है। यह दुर्बल क्षारक जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ये हैं बेस क्षार, लेकिन ये होते हैं दुर्बल क्षार, वीक बेस। ये होते हैं वीक बेस, ठीक है। दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। यह अभिक्रियाएं यौगिक में उपस्थित कार्बोक्सिलिक के समूह को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं कि भाई कोई भी पदार्थ में COOH उपस्थित है या नहीं है। ये प्रक्रियाओं से कर सकते हैं और ये साबित होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, अम्लता होता है, और हम लोग उसकी जो है प्रबलता भी अन्य एसिड के साथ तय कर सकते हैं। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले धातु के साथ प्रक्रिया करेंगे, फिर बेस के साथ प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद वीक बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी प्रक्रिया करेंगे। पहली प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट मिला, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ये भी 2 हो जाएगा। तो धातु के साथ ये प्रक्रिया में हर बार देखो यहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, अर्थात O और H के मध्य का ही बॉन्ड ब्रेक होगा और H जो है वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये H और ये OH, H2O दूर होगा, बचेगा RCOO और Na, तो कार्बोलेट मिला। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर CO3 में से CO2 दूर होगा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दूर होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड
बनाएगा। तो ये थे धातु क्षार और वीक बेस अर्थात तो दुर्बल क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक के साथ। कार्बोनिक एसिड जल में वियोजित होकर कार्बोक्सिलेट ऋण आयन तथा हाइड्रोनियम आयन देते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड O और H। हम लोग पानी के साथ देख रहे हैं प्रक्रिया जल में वियोजन करके। ठीक है, जल में वियोजन से ऐसा ही होगा कि स्वाभाविक है कि ये एसिड है इसीलिए H+ मुक्त करेगा। H+ जब H2O+ के साथ मुक्त करेगा तो बन जाएगा H3O+। ठीक है, अब बनता है RC+O R C+O और O, और ये जो है ना हाइड्रोजन H+ जब यहाँ से दूर हुआ है तो ये माइनस बन जाता है। लेकिन इसमें ये डबल बॉन्ड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, नीचे भी हो सकता है। अर्थात कि डबल बॉन्ड अपनी जगह जो है अपने आप चेंज करता है, अर्थात उसमें अनुनाद देखने को मिलता है। तो उसके मध्य की यहाँ पे प्रक्रिया, उसके मध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी माइनस यहाँ है कभी माइनस यहाँ है, कभी डबल बॉन्ड ऊपर है कभी डबल बॉन्ड नीचे है। तो क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं इसीलिए उनके स्थान बदल रहे हैं स्थानांतरण के लिए डॉट के लिए। माइनस ऊपर या नीचे कहाँ बताएं, तो एक काम करो बीच में बताते हैं। तो ये मिला आप लोगों को कार्बोक्सिलेट ऋण आयन। ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन। जब ये एसिड है तो इसके लिए हम लोग एक Ka लिख सकते हैं। एसिड का वियोजन स्थिरांक भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग इस प्रक्रिया के लिए, ये अंतिम उत्पाद है ठीक है ना, इस प्रक्रिया के लिए हम लोग साम्यावस्था स्थिरांक क्या लिख सकते हैं कि भाई उत्पाद दो की सांद्रताओं का गुणनफल, उत्पाद हैं H3O+ और RC+O- उनकी सांद्रता का गुणनफल बटे में अभिकर्मक हैं RC+OH और H2O, अभिकर्मकों की सांद्रताओं का गुणनफल। अब जब पानी का अणु इसके साथ जुड़ जाएगा, 11वीं कक्षा में हम लोग सिखाते हैं, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ H3O+ RCO- डिवाइड बाय RC+OH। तो ये आप लोगों के लिए बनेगा Ka, निर्बल एसिड के लिए वियोजन स्थिरांक। ठीक है, और जब हम लोग ये Ka लिख चुके हैं तो Pk का मान भी मिल सकता है। तो Pk - लॉगरिथम बेस 10 Ka। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए Pk का मान -7 होता है, जबकि ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड प्रबलतम कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे अधिक प्रबल कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है। बेंजोइक एसिड तथा एसिटिक एसिड के Pk के मान क्रमानुसार दिए गए हैं। अम्ल का Pk का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होता है। अर्थात हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अम्लता चेक करनी हो तो Pk का मान उसका व्यस्त लेना पड़ेगा। तो अम्लता यदि अधिक होगी तो Pk का मान कम होगा, अम्लता कम होगी तो Pk का मान अधिक होगा। तो प्रबल अम्लों के लिए Pk का मान जो है वो कम होना चाहिए। मध्यम प्रबल अम्लों के लिए Pk का मान 1 से 5 होना चाहिए और दुर्बल अम्लों के लिए Pk का मान 5 से 15 के मध्य तथा अधिक दुर्बल Pk का मान 15 से अधिक होते हैं। तो ये जो है आप लोगों को इतनी जानकारी देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारा जो है वो यहाँ पे प्रबलताओं के बारे में जानकारी दी गई है। कार्बोक्सिलिक एसिड खनिज अम्लों से दुर्बल होते हैं, परंतु अल्कोहल एवं अनेक सरल फिनॉलों से तो अधिक प्रबल होते हैं। वास्तव में आपने अब तक जिन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया है उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड सर्वाधिक अम्लीय है। आपको पहले से ही ज्ञात है कि फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा क्यों अधिक अम्लीय है। उसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनॉलों की अपेक्षा उच्च अम्लता को समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मिक क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है एवं इसमें ऋण आवेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। ये बना है यहाँ पर। इसलिए फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कार्बोक्सिलेट आयन में है। कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं पर विस्थानित होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानित होता है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व होता है। अतः कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। अब ये जो अम्लीयता है वो प्रतिस्थापियों के आने की वजह से बदल जाता है। मतलब कि अम्लता में गुणधर्म बदल सकते हैं। दुर्बल जो है प्रबल बन सकता है, प्रबल दुर्बल भी बन सकता है। ऐसे कौन से कारक हैं? तो हम लोग लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अम्लता है उसके पास में जब कोई प्रतिस्थापी आता है तो उसके अंदर जो है अम्लता में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि प्रतिस्थापी संयुग्मिक क्षारक के स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं, अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता को भी प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापी होते हैं ना, वो संयुग्मिक क्षारक, संयुग्मी जो बेस बनेगा, जब एसिड की प्रक्रिया करके सामने संयुग्मी बेस बनता है, संयुग्मिक क्षारक बनता है, उसके स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। अर्थात कि हम लोग उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता में भी परिवर्तन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह प्रेरणिक और या अनुनादी प्रभाव द्वारा ऋणावेश को विस्थानित करके संयुग्मिक क्षारक को स्थायित्व प्रदान करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता को बढ़ाते हैं। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले। इलेक्ट्रॉन अपनयन का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ऋण आयस जो अनुनादी संरचना है उसके साथ यदि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनयन, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने से क्या होता है? ये ऋण आवेश को विस्थानित करके संयुग्मिक क्षारक को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वेवर ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला अगर कोई समूह उसके ऊपर आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि संयुग्मिक क्षारक जो है ना उसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि कार्बोक्सिलेट ऋण आयन के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? दान करते हैं, जिससे संयुग्मिक क्षारक का जो है ना उसका स्थायित्व कम हो जाता है, जिससे उसकी अम्लता घट जाती है। तो अम्लता को बढ़ाने वाले और घटाने वाले कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं वो अम्लता बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो
डोनेटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करने वाले होते हैं, अगर ऐसे समूह कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो वो अम्लता को घटा देते हैं। निम्नलिखित समूह का प्रभाव अम्लता बढ़ाने के क्रम में यहाँ पे दिया गया है कि फिनाइल समूह से, आयोडीन से, ब्रोमीन से, क्लोरीन से, नाइट्राइल से, नाइट्रो से कार्बन टेट्राफ्लोराइड की तरफ जाते हैं तो अम्लता बढ़ती है। अगर ये CF3 जुड़ा हुआ होगा तो सबसे अधिक अम्ल होगा, फिनाइल होगा तो उसकी अम्लता सबसे कम होगी। अतः निम्नलिखित अम्लों को उनकी घटती हुई अम्लता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, जैसे कि CF3 COOH, इसकी अम्लता सबसे अधिक है, CCl3 की उससे कम है, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ये रहा। उसके बाद जैसे जैसे क्लोरीन कम होता जाता है वैसे वैसे उसकी अम्लता जो है वो घटती जाती है। ठीक है, इस तरह से विभिन्न उदाहरण दिए गए। कार्बोक्सिल समूह पर फेनिल अथवा वाइनिल समूह के सीधे संयुक्त होने से संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह पर यदि फेनिल आ गया या तो विनाइल समूह आ गया, वाइनल समूह आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता बढ़ जाती है, जो नीचे दर्शाए गए अनुनाद प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। अनुनाद आप लोगों को जो है वो टेक्स्ट बुक में देखने को मिल जाता है। ऐसा कार्बोनिल समूह, अनुनाद देखो हमेशा डबल बॉन्ड के हिसाब से होता है। ये अनुनाद मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, देखो CH2C डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH। अब देखो क्या हो रहा है, कि पहले तो ये डबल बॉन्ड को हम लोग यहाँ ले आते हैं। चलो डबल बॉन्ड यहाँ ले आए, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ रहने देंगे तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 है। डबल बॉन्ड यहाँ का एक आएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले डबल बॉन्ड को उठाकर उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों को ऑक्सीजन पे डाल देंगे। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अधिक आ जाएगा, कार्बन का भी है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो ऋण आवेश देखने को मिलता है। परंतु ये कार्बन की संयोजकता पहले 4 थी, लेकिन अब देखो इस कार्बन की संयोजकता जो है वो 3 हो गई है। अर्थात इसकी संयोजकता का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला गया है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसलिए क्या हो जाता है, ये प्लस हो गया है। ऐसा कार्बोनिल समूह से संलग्नित sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की फेनिल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह की उपस्थिति अम्लता को बढ़ा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह की उपस्थिति अम्लता को घटा देती है। तो फिनाइल वलय होने से फिनाइल वलय पर इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाला समूह जब आता है तो उसकी अम्लता बढ़ेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह आएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अम्लता जो है वो घट जाती है। ठीक है, चलो अब मैं उदाहरण से बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये फिनाइल है और ये COOH है। ये COOH बेंजोइक एसिड, ये पहला मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और ये है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इसका pKa है 4.46, इसका है 4.19 और इसका है pKa 3.41। देखो pKa जितना कम होगा ना उसकी अम्लता उतनी अधिक होगी। इसका pKa ज़्यादा है, इसकी अम्लता कम है। इसका pKa कम है, इसकी अम्लता इसकी तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे NO2 है। NO2 जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह है। जब इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह होंगे तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, इसलिए इसकी अम्लता बढ़ जाएगी।
यहाँ पे OCH3 है। जो इलेक्ट्रॉन जो है ना दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, इसलिए इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए इसकी अम्लता कम हो जाती है क्योंकि इसका पीके ज़्यादा है, इसकी अम्लता बढ़ जाती है इसलिए इसका पीके भी ज़्यादा मिल रहा है। इन दोनों के बीच का है गुणधर्म कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। बोलो समझ में आया? तो पहला था आप लोगों का 12.9.1 जो है OH आबंध को तोड़ने से होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, चलो चलो इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अब उसकी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है कि पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया, अब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं। तो आबंध विदलन संबंधी प्रक्रिया, उसमें पहला है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। अब एनहाइड्राइड कैसे बनता है? देखो, एनहाइड्राइड बनाने के लिए डबल चीज़ होना ज़रूरी है, तो अभिकर्मक डबल लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्लों की खनिज अम्लों जैसे H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इथेनोइक एसिड लेते हैं, क्योंकि अभी रासायनिक प्रक्रिया चल रही है इसलिए हम लोग 2 कार्बन वाला, ये है इथेनोइक एसिड 1 मोल और ये है इथेनोइक एसिड 2 मोल। हम लोग लेते हैं उपस्थिति या तो सल्फ्यूरिक एसिड से या तो हम लोग लेते हैं फॉस्फोरस पेंटोक्साइड को थोड़ा गर्म करके, जिससे क्या होता है कि H2O अणु जो है वो दूर हो जाता है, जिससे यहाँ मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O है, O के बाद CH3 डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CO 2 बार O एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो इसको हम लोग IUPAC नाम दे सकते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो दूसरा है एस्टरीकरण। एस्टर हम लोग बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल अथवा फिनॉल के द्वारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे खनिज अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी अल्कोहल लेना पड़ेगा, अल्कोहल के साथ प्रक्रिया करेंगे। एसिड उत्प्रेरक की उपस्थिति ले रहे हैं, जिससे यहाँ पर क्या होगा, ये H और ये OH दूर हो जाएगा, RCOOR माइनस एस्टर हम लोगों को मिलेगा। तीसरा है PCl5 PCl3 एवं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ प्रक्रिया। चलो, तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब हम लोग प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ से जो है OH जो है वो दूर होता है, क्योंकि हम लोग OH दूर करने वाली प्रक्रिया देख रहे हैं। यहाँ से भी OH दूर होगा, यहाँ से H दूर होगा, ठीक है ना, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्योंकि OH दूर होगा। चलो, यहाँ से OH दूर होगा तो ये मिलेगा RCO, 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन आएगा, एसिल क्लोराइड मिलेगा, प्लस 5 में से 1 क्लोरीन यहाँ यूज़ हुआ, 4 क्लोरीन बचे, 4 में से 1 हाइड्रोजन के साथ जाता है और 1 फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन बचते हैं। ठीक है, चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर PCl3 के साथ प्रक्रिया करता है तो ये OH जाता है और Cl जुड़ जाता है। Cl 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, यहाँ पर 3 बार हाइड्रोजन, 3 बार ऑक्सीजन और 1 बार फॉस्फोरस रह जाता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करते हैं। SO2 हमेशा दूर करना है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर दूर होगा, 2 में से 1 क्लोरीन बचे तो एसाइल क्लोराइड जो है यहाँ पे बन जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। चौथी है एमोनिया के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक एसिड एमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा एमोनियम लवण बनाते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है और एमोनिया बेस है। एसिड और बेस जब मिश्र होगा तो लवण और पानी मिलेगा। तो लवण मिलेगा, जो अधिक उच्च तापमान पर गर्म करेंगे तो एमाइड बन जाएगा। अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम लोग एमाइड बना सकते हैं कि भाई एसिटिक एसिड है जो एसिड प्रकार का होता है, उसकी एमोनिया के साथ प्रक्रिया की तो ये पहले एमोनियम एसीटेट देगा। ठीक है, अर्थात यहाँ का H+ दूर होकर NH3 के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए NH4+ हो जाएगा। CH3COO में से H+ जा रहा है, इसलिए खुद माइनस होगा। इसे हम लोग कहते हैं NH4+ एमोनियम, 2 कार्बन का एसीटेट, एमोनियम एसीटेट। आगे और गर्म करते हैं, पानी का अणु दूर हो जाता है, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन गए, 1 ऑक्सीजन गया, फिर 2 में से 1 ऑक्सीजन बचा और 4 में से 2 हाइड्रोजन गए तो 2 ही हाइड्रोजन बचे, अर्थात 2 कार्बन वाला एसीटेमाइड बनता है। चलो, उसी तरह से बेंजोइक एसिड की हम लोग एमोनिया के साथ प्रक्रिया देख सकते हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस है। COO NH4+ तो एमोनियम बेंजोएट मिलेगा। आगे गर्म करेंगे, पानी का अणु दूर होगा और इस तरह से बेंजेमाइड हमको मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं और ये रासायनिक प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो रही है। और इस तरह से ये चैप्टर भी जो है हमारा पूर्ण नहीं हुआ। एक प्रक्रिया बाकी है कि जिसमें हम लोगों ने जो बेंजेमाइड बनाया है वो उसमें थैलीमाइड हमको बनाने का बाकी है। चलो, थैलीमाइड कैसे बनेगा कि ये है आप लोगों का बेंजोइक एसिड, लेकिन ये है आप लोगों का थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की 2 मोल एमोनिया के साथ प्रक्रिया करते हैं। तो 2 मोल में इस तरह से होगा कि प्रत्येक जो COOH है उसके ऊपर एमोनियम आयन बनेगा, NH4+ और NH4+। आगे गर्म करेंगे तो पानी का अणु जो है वो 2 बार दूर हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर 2 बार जो है एमाइड मिलेगा, CONH2 CONH2, और ये है आप लोगों का थैलेमाइड। अब आगे जो है थोड़ा और ज़्यादा गर्म करने पर, गर्म करने से दोनों तरह के में से एक एमोनिया दूर हो जाता है। 2 नाइट्रोजन थे, उसमें से एक नाइट्रोजन जब दूर हो जाता है तो एक नाइट्रोजन उसकी संयोजकता के अनुसार बाकी रहता है। इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। ऊपर वाला थैलेमाइड और ये है थैलीमाइड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है थैलेमाइड और थैलीमाइड की। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 12 जो है आप लोगों का पूर्ण हो रहा है। इसके बाद जो सिलेबस में होगा वो चैप्टर मैं चालू करूँगा।